अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम के टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले 3 लेक्चर्स हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इसके स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 को। और लेक्चर नंबर 4 है स्टूडेंट्स लॉ ऑफ मास एक्शन से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आपने इसे पूरा तसल्ली से देखना है। इंशाल्लाह सारे स्टेप्स आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन को स्टूडेंट्स हम लॉ ऑफ मास एक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स कहते हैं इजहार को, यानी इसमें हम केमिकल इक्विलिब्रियम को कैसे जाहिर करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम को कैसे जाहिर करते हैं, इसे हमने डिस्कस करना है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन वाज पोस्टुलेटेड बाय गोल्डबर्ग एंड पीटर वेज। लॉ ऑफ मास एक्शन को यानी इसे पेश किया था, इसे सजेस्ट किया था या इसे तजवीज़ किया था इन 2 साइंसदानों ने। एक का नाम था गोल्डबर्ग और दूसरे का पीटर वेज, और 1864 में इन्होंने इस कानून को पेश किया। अब ये कानून बताता क्या है स्टूडेंट्स? दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ बताता है द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट कहते हैं स्टूडेंट्स रफ्तार को, रेट कहते हैं रफ्तार को, यानी रफ्तार किसी रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसका बराह रास्त ताल्लुक होता है, बराह रास्त निस्बत होता है टू दी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यहाँ स्टूडेंट्स इस्तेमाल होता है हासिल ज़रब के लिए ऑफ एक्टिव मासेस, और एक्टिव मासेस मोलर मिकदार को कहते हैं, यानी मोल की मिकदार को रिएक्टेंट्स के। अब मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये हुआ, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए और बी मिलकर के सी और डी बना रहे, और सी और डी दोबारा टूटकर ए और बी बना रहे। अब चूंकि ए और बी ये दोनों हमारे रिएक्टेंट्स है, ये दोनों हमारे क्या हैं? रिएक्टेंट्स। तो शुरू में क्योंकि प्रोडक्ट्स तो होते ही नहीं हैं, शुरू में प्रोडक्ट्स होते ही नहीं हैं, तो जो रिएक्शन का रफ्तार है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? लाजमी बात है वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्टिव मासेस। ये जो मैं ब्रैकेट स्टूडेंट्स बना रहा हूँ, इसे एक्टिव मासेस भी कहते हैं और इसी को मोलर कंसंट्रेशन यानी मोल की मिकदार भी कहते हैं। तो रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है, यानी जो रिएक्शन का रफ्तार होता है, वो ए और बी, ये जो रिएक्टेंट ए और बी है, इनकी मिकदारों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रिएक्शन का रफ्तार ए और बी के मिकदारों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी ए और बी की मिकदार जितना ज़्यादा बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, ए और बी की मिकदार को कम करोगे तो रिएक्शन की रफ्तार भी कम हो जाएगी। तो चलिए जी, यही हमें बता रहा है लॉ ऑफ मास एक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी किसी भी रिएक्शन का जो रफ्तार है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट हासिल ज़रब के, यानी इन दोनों को ज़रब देना, टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस यानी रिएक्टेंट की मिकदार के हासिल ज़रब के बराबर होता है रेट ऑफ रिएक्शन। एक्टिव मासेस मींस मोलर कंसंट्रेशन। एक्टिव मासेस का मतलब यहाँ पर यही मोलर मिकदार ही कहलाता है ऑफ रिएक्टेंट्स का। सिंपली आप इसे कहें, रिएक्टेंट्स की मिकदार को एक्टिव मास कहते हैं, रिएक्टेंट की मिकदार को एक्टिव मास कहते हैं। मोलर कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और मोलर कंसंट्रेशन को यानी मोल्स की मिकदार को हम जाहिर करते हैं, एक्सप्रेस जाहिर करते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। क्या मतलब हुआ? सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने समझना है पर डेसीमीटर क्यूब को, किस चीज़ को? फ़र्ज़ करें ये डेसीमीटर क्यूब है, ये डेसीमीटर है, और ये भी डेसीमीटर है, ये भी डेसीमीटर है, यानी किसी बर्तन की ऊंचाई और उसका विड्थ यानी उसकी चौड़ाई, उसका हाइट h, उसका विड्थ
W और उसकी लंबाई लेंथ। जब इस तीनों को मिला लेंगे तो ये हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब और मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी इस डेसीमीटर क्यूब के अंदर जो मोल मौजूद होता है, जो मिकदार मौजूद होती है, उसे हम कहते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी वो मोल जो 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर हो, वो मोल जो 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर हो। अब स्टूडेंट्स हम इसे स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ जनरल रिवर्सेबल रिएक्शन। फ़र्ज करते हैं कि एक जनरल रिवर्सेबल रिएक्शन है, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें A और B ये दोनों मिलकर बनाते हैं C और D, फिर C और D दोबारा मिलकर के बनाते हैं A और B, यानी रिएक्टेंट्स जो हमारे पास हैं A और B ये दोनों मिलकर बना रहे हैं C और D, और जो प्रोडक्ट्स हैं C और D वो दोनों मिलकर दोबारा बना रहे हैं क्या, रिएक्टेंट्स A और B को। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन का कानून ऊपर पढ़ा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन A और B पे डिपेंड करता है, उसी को हमने दोबारा लिखना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे जी द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी आगे जाने वाली रिएक्शन का जो रफ्तार है, आगे जाने वाले रिएक्शन का क्या है, जो रफ्तार है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses of product of active masses of reactant A and B। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम मुख्तसरन RF भी लिख सकते हैं, इसको भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ही कहते हैं। ठीक है, यानी इस ऊपर वाले जो कि हमने बनाई है इसे हम यूँ भी शो कर सकते हैं। इस पूरे लाइन को हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A और B यूँ भी लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स इस प्रोपोर्शनल के निशान को हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसे प्रोपोर्शनल साइन कहते हैं, इसे हम ख़त्म कर देंगे। और जब भी हम प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करते हैं तो बराबर के साथ कोई कांस्टेंट लगा लेते हैं। तो एक तो हम लगाएंगे बराबर, साथ में लगाएंगे क्या, कांस्टेंट। और कांस्टेंट की जगह स्टूडेंट्स चलिए मैं फ़िलहाल इसको कांस्टेंट ही छोड़ता हूँ, इसके बाद आएगा दोबारा ये जो A और B है ये अपनी जगह मौजूद रहेगा। ठीक, अब रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है स्टूडेंट्स वो बराबर है कांस्टेंट के। कांस्टेंट हम यहाँ लेते हैं KF, यानी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। KF क्या है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी ये कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का। तो RF इज़ कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। उसके बाद दोबारा आएगा A और B। तो रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, यानी जो रफ्तार है स्टूडेंट्स आगे जाने वाले रिएक्शन का, वो बराबर होता है A और B की मिकदारों के हासिल ज़रब के। A और B की मिकदार को आप ज़रब दे दें, उससे जो चीज़ बनेगा वो रफ्तार होगा आगे जाने वाले रिएक्शन का। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स जैसे हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, जैसे हमने लिया है किसको, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को, इसी तरह इसी तरह स्टूडेंट्स द रेट ऑफ जो रिवर्स रिएक्शन होगा। ठीक है, द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी जो रफ्तार होगा रिवर्स रिएक्शन का, जब रिएक्शन पीछे की जानिब जाना शुरू करेगा तो रफ्तार रिवर्स रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ के, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ C एंड D, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स के। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मासेस ऑफ C एंड D। और इस प्रोपोर्शनल के निशान को ख़त्म करके हम स्टूडेंट्स बराबर और कांस्टेंट लगाएंगे, यहाँ कांस्टेंट यूज़ करेंगे KR को। और KR क्या होगा स्टूडेंट्स,
के आर कहलाता है कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। ये क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स देखिए, एक हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये आ चुका है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमारे पास ये आ चुका है, ठीक। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। क्या इस्टेब्लिश हो जाता है? इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। तो जब इक्विलिब्रियम बन जाएगा तो हम कहेंगे कि जी एट इक्विलिब्रियम, यानी जब इक्विलिब्रियम बन जाएगा तो रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स किस चीज़ के? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, ठीक है। यानी जब इक्विलिब्रियम बन जाएगा तो उस वक़्त इक्विलिब्रियम में जितने प्रोडक्ट्स मिलकर रिएक्टेंट बनाएंगे जितने रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे उतने ही प्रोडक्ट्स स्टूडेंट्स मिलकर दोबारा रिएक्टेंट बनाएंगे। तो हम कहते हैं जब तवाज़ुन हो जाता है, तवाज़ुन के वक़्त रफ्तार आगे वाले रिएक्शन का, किस चीज़ का स्टूडेंट्स? रफ्तार आगे वाले रिएक्शन का बराबर हो जाता है रफ्तार के पीछे वाले रिएक्शन के, यानी रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बराबर हो जाता है किसके? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ये जो आर एफ है, ये आर एफ, ठीक, इसकी वैल्यू ये है, सही। तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ से उठाकर यहाँ पुट कर देंगे और आर की जो वैल्यू है वो ये के आर इन सी इंटू डी है, इसे हम यहाँ पुट करेंगे। तो अगर हम आर एफ की जगह इसकी वैल्यू लगा दें जो बनता है के एफ ए इंटू बी, फिर बराबर का निशान, और आर की वैल्यू स्टूडेंट्स ये बनती है, ठीक, के आर सी इंटू डी। अब हमने स्टूडेंट्स की वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपने देखना है हम क्या करेंगे, ठीक, इस के एफ को हम यहीं छोड़ देंगे और के आर जो कि बराबर के निशान की दूसरी तरफ था उसे हम इस तरफ ले आएंगे, तो ये चला जाएगा बटे में, ठीक है, डिनोमिनेटर हो जाएगा, ये बटे में चला जाएगा के एफ ओवर के आर। और सी डी को स्टूडेंट्स हमने यहीं पर छोड़ देना है, सी डी को हमने यहीं छोड़ देना है, और यहाँ से स्टूडेंट्स हम ए और बी को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये भी चला जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी ये बटे में चला जाएगा, ठीक। अब स्टूडेंट्स ये जो हमने निकाला हुआ है के एफ ओवर के आर, ये जो दोनों कांस्टेंट्स है, ठीक है, ये दोनों क्या है? कांस्टेंट। ये फॉरवर्ड रेट का कांस्टेंट, ये रिवर्स रेट का, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं के सी। क्या कहते हैं इसे? के सी। और के सी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा तो उसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही लिखेंगे। तो के एफ और के सी की जगह अब हम लगा देंगे के सी, ठीक, के एफ और के आर की जगह लगा देंगे के सी, और बाकी वैल्यूज़ को एज इट इज़ वापस उतार देंगे, ठीक, ये स्टूडेंट्स, ठीक। तो हमने बाकी वैल्यूज़ को उसी तरह से उतार दिया जैसा पहले मौजूद थे, ठीक। अब ये जो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आया है इसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये जो शुरू में पढ़े थे स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मास एक्शन या एक्सप्रेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो ये यही चीज़ है। इस इक्वेशन को, ये जो हमने एज ए इक्वेशन 3 लिया निकाला है, इसे हम कहते हैं, ठीक, लॉ ऑफ मास एक्शन या एक्सप्रेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स ये जो के सी है ये है क्या चीज़, ठीक है। तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि ये जो बटा लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के बीच जो बटा है इसको हम रेशो कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसे हम रेशो कहते हैं, ठीक है। अब ऊपर क्या क्या मौजूद है? इस के सी के ऊपर आप देखिए प्रोडक्ट्स मौजूद है। क्या मौजूद है? और प्रोडक्ट आपस में ज़रबकार है और उसकी मोलर कंसंट्रेशन, ब्रैकेट के मतलब इनका मिकदार,
जिसे मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ऊपर हम लिखेंगे केसी क्या चीज़ है, यह रेशो है। केसी क्या है, इस निशान को आप कहोगे, ये जो बटे का निशान इसे आप कहोगे रेशो, ठीक है। तो केसी क्या चीज़ है, केसी इज रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या चीज़, यानी प्रोडक्ट्स की मिकदारों का हासिल ज़रब, प्रोडक्ट की मिकदारों का हासिल ज़रब। और ये नीचे क्या है जी, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स की मिकदारों का हासिल ज़रब, रिएक्टेंट्स की मिकदारों का हासिल ज़रब। तो स्टूडेंट्स ये केसी हम कहते हैं कि रेशो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की मिकदारों के हासिल ज़रब का, ठीक है। और इसे हम लिखते किस तरह है जी, दी रेशो ऑफ, क्या लिखेंगे इसको स्टूडेंट्स, दी रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू दी concentration of reactants, to the concentration of reactants at equilibrium, ठीक है, at equilibrium is called equilibrium constant। इसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, is called equilibrium constant। इसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, equilibrium कांस्टेंट, या इसे हम कहते हैं केसी। तो रेशो ऑफ कंसंट्रेशन, रेशो कहते हैं निस्बत को, ताल्लुक को, निस्बत मिकदारों का प्रोडक्ट यानी हासिलात का, हासिलात की मिकदारों का ताल्लुक टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट्स की मिकदारों के साथ, रिएक्टेंट की मिकदारों के साथ हासिलात के मिकदारों का ताल्लुक, इसे हम कहते हैं केसी। इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं केसी, ठीक। और ये स्टूडेंट्स केसी में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं यहाँ ज़रा बना दूँ, केसी में प्रोडक्ट्स को स्टूडेंट्स हम ऊपर लेते हैं और रिएक्टेंट्स को हम नीचे लेते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि प्रोडक्ट्स को हम न्यूमरेटर में लेते हैं, किस में लेते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर यानी ऊपर लेते हैं, और जो रिएक्टेंट्स होते हैं इसको स्टूडेंट्स हम डी न्यूमरेटर, और रिएक्टेंट्स को हम डी न्यूमरेटर लेते हैं, यानी इसको हम नीचे ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ आपने यहाँ पर और भी जहन में रखना है, फ़र्ज़ करें if reactants and products, अगर reactants और products दोनों, ठीक है, both are in, अगर reactants और products दोनों हों, both are in, ठीक है, दोनों मौजूद हो किसके अंदर, गैशियस स्टेट में, किस में, गैशियस स्टेट में। जैसे फ़र्ज़ करिए नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ मिला और नाइट्रिक ऑक्साइड बना दिया, तो ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस। तो इस वक्त हम केसी जो हम लेना है, जो हम केसी लेंगे ना, केसी बराबर है प्रोडक्ट्स को ऊपर रखेंगे NO और रिएक्टेंट्स को नीचे रखेंगे N2 और O2। और स्टूडेंट्स ये जो मोलर कंसंट्रेशन शुरू में होगा इसे आपने पावर के तौर पे ऊपर शो करना होगा। ये जो शुरू में मोलर कंसंट्रेशन है इसे पावर के तौर पर आप क्या करेंगे, ब्रैकेट के ऊपर शो करेंगे, ठीक है। यहाँ चूँकि 1 मोल है, 1 मोल है, इधर कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोडक्ट्स को आप ऊपर लिखेंगे, रिएक्टेंट्स को नीचे। चूँकि ये सब गैसेज हैं, ये सारे क्या हैं, गैसेज हैं, लिहाजा गैसेज के लिए आप केसी की जगह केपी यूज़ करेंगे। गैसेज के लिए स्टूडेंट्स केसी की जगह आपने यूज़ करना है क्या, केपी, क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। तो गैसों के लिए चूँकि पार्शियल प्रेशर इस्तेमाल होता है, प्रेशर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पर जो हम कांस्टेंट लेंगे उसे प्रेशर में लेंगे, पार्शियल प्रेशर में से लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ और यहाँ पर जहन में रखना है कि बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसा रिएक्शन भी होता है जिसमें मोल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें देखिए हमारे पास एक रिएक्शन है, ए बी मिलकर बना रहे हैं सी और डी। ठीक, और इसमें ए का जो मिकदार है वो ए है, बी का बी है, सी का सी है और डी का डी है। ये इसके मोलर कंसंट्रेशन है। क्या है मतलब ये बिल्कुल इसी तरह का रिएक्शन है स्टूडेंट, जैसे आप नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से मिला दें तो ये बन जाता है क्या, अमोनिया। क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, अमोनिया। अब देखिए इसे बैलेंस जब करेंगे, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, तो आप इधर 2 लगा देंगे। अब 3 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हाइड्रोजन आपके पास 6 आ रहे हैं, तो इधर आप 3 लगाएंगे। ठीक, अब ये जो स्टूडेंट्स ये मोल्स है, ये क्या है, मोल। तो ये जो सी डी वगैरह आपको नज़र आ रहा है, ये सी के साथ छोटा सी, डी के साथ छोटा डी, बी के साथ छोटा बी, ए के साथ छोटा है, ये इसके इसी तरह मोल है। जैसे यहाँ पर आप मोल को इस तरह लिखते हो तो यहाँ पर हमने इसे शो किया है। ठीक है, कि इस तरह भी हो सकता है कि रिएक्शन के मोल्स भी मौजूद हो, तब आप उसका केसी कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट्स ए बी सी और डी है, ये जो हमने छोटा लिखा है, ए छोटा बी छोटा सी। ठीक है, ये जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट्स। क्या कहते हैं इसको स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट्स। क्या कहते हैं इसे, कोफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन की कोफिशिएंट्स है। कोफिशिएंट का मतलब ये उसके पावर हैं, ये उसकी मिकदार हैं। ठीक है, ये उसके मोल्स को ज़ाहिर करते हैं। तो अब अगर आप इस रिएक्शन के केसी बनाओगे तो कैसे बनाओगे, केसी बनाना तो वही है, अपने प्रोडक्ट्स को रखना है ऊपर और रिएक्टेंट्स को अपने स्टूडेंट्स से रखना है नीचे। ठीक, अब जब आपने रख दिया, इसके जो पावर है स्टूडेंट्स, ए के पावर को ए के ऊपर, बी के पावर को बी के ऊपर, सी के पावर को सी के ऊपर और डी के पावर को डी के ऊपर आप शो करोगे। ठीक है, और ये जो कोफिशिएंट्स है ये वही बात है स्टूडेंट्स, ये कंसंट्रेशन को यानी मिकदार को ही ज़ाहिर कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये था लॉ ऑफ मास एक्शन का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ क्लियर ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।